हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 10 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए, यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए। कल इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक कह दिया था कि 30 जून को मनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जबकि ये मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के वाद विवाद के कारण जो USA है, इसका विवाद चल रहा था चाइना और WHO के साथ, जिसके बाद अब जो USA है इसने आधिकारिक रूप से WHO से एग्जिट होने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं टेड्रोस अदानोम, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो WHO है, इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ ही भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं USA को। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। USA की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC, और इसी वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर स्थित है वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ये एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस जल संधि का नाम है पनामा जल संधि या पनामा स्ट्रेट। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम वर्ल्ड जियोग्राफी को मैप के थ्रू कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को कई देशों के स्ट्रेट यानी कि जल संधि तो रट चुकी होंगी। आज हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जल धाराओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप मैप में देखेंगे तो ये है भूमध्य रेखा, और ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ये जो एस आकार की आकृति में है, ये है अटलांटिक सागर, और इसी अटलांटिक सागर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पास है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये बहती है ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे आती हुई है लेब्राडोर जलधारा। देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ये विश्व में सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा है, और ये है गर्म जलधारा, जबकि लेब्राडोर जलधारा ये विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि कौन सी जलधारा ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है? तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए, अभी मैंने बताया है ये है भूमध्य रेखा। तो देखिए, ऐसी जलधारा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो जो ध्रुवों की ओर जाती है वो कहलाती है गर्म जलधाराएं। और ऐसी जलधाराएं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए, यानी कि नीचे की तरफ आए, तो ऐसी जलधारा कहलाती है ठंडी जलधाराएं। तो लेब्राडोर ये है ठंडी जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम ये है गर्म जलधारा। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जिट होने की, यानी कि किसी संगठन से एग्जिट होने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले ही वर्ष इनकी जनवरी 2019 में जो इजराइल और USA है, ये दोनों ही यूनेस्को से एग्जिट हो चुके हैं। यदि हम बात करें कतर की, तो कतर भी पिछले वर्ष किससे एग्जिट हुआ है? ओपेक से। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और जो अपना देश भारत है, ये अब RCEP से एग्जिट हो चुका है। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो देखिए, ये इसका चौथा एडिशन था, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देखिए, ये समिट यूरोपीय यूनियन, चाइना और कनाडा की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और इस समिट में UNFCCC के तहत जो पेरिस समझौता हुआ था, उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए विचार विमर्श करने के उद्देश्य से
आयोजित किया गया था और पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज़ किए हैं, UNFCCC और पेरिस समझौता। तो यदि आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो देखिए इसके तहत एक पेरिस समझौता हुआ था और कब हुआ था? 2015 में। और ये समझौता क्यों हुआ था? तो इसका उद्देश्य था, यानी कि इस समझौते का उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट चेंजेस के खतरे को कम करना। इसी के तहत ये समझौता किया गया था 2015 में और इसे नाम दिया गया था पेरिस समझौता। और इसी समझौते को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक थी ये आयोजित की गई थी और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सूरमा भोपाली नाम से मशहूर किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो देखिए इनका नाम था जगदीप जाफरी। ये एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन थे। इन्हें आप लोगों ने शोले मूवी में भी देखा होगा। तो 60 साल से ज़्यादा लंबा इनका फिल्मी करियर था और इस दौरान इन्होंने 400 प्लस फिल्मों में भी काम किया था और इनका अब निधन हो चुका है। कल आप लोगों ने ये न्यूज़ भी ज़रूर पढ़ी होगी सुनील गौड़ा के बारे में। जो सुनील गौड़ा थे ये एक फिटनेस ट्रेनर और प्रसिद्ध कन्नड़ टीवी एक्टर थे जिन्होंने कि अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया है। आप लोगों को मैंने बताया था राजेंद्र गोयल के बारे में, जो कि भारत के पूर्व स्पिनर भी थे और रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। बात की जाए यदि परवेज रामस जी की, तो वीर चक्र से सम्मानित ये एक स्क्वाड्रन लीडर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में किसका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस बंसीलाल भट्ट का और इनका कार्यकाल NCLAT के चेयरपर्सन के रूप में अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाने की बात की ही जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल जी, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अगले 1 साल तक के लिए। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और इनका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। जबकि भारत सरकार के दूसरे मुख्य कानूनी सलाहकार ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो कि है तुषार मेहता, और इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसी क्रम में जो NHAI है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन के रूप में जो सुखबीर सिंह सिंधु है इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है अगले 6 महीने के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में किस देश ने टॉप किया है? तो देखिए इसमें पहले स्थान पर रहा है ब्रिटेन, दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया की क्या रैंकिंग थी? इंडिया रहा था 34वें स्थान पर। तो पहली रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ये है पहले स्थान पर। तो आप मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ये है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ब्रिटेन के हैवलॉक रोड का नाम बदल करके गुरु नानक रोड रखा गया है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अब देखिए यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो ये चीज़ तो आप लोगों को रट चुकी है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जल संधि है यानी कि स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आज हम इम्पॉर्टेंट जलधाराओं को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पहले 2 जलधाराओं को देखा है, एक तो है लेब्राडोर जलधारा, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक से होते हुए जलधाराएं 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये आइसलैंड के नीचे होते हुए एक जलधारा जाती है जिसका नाम है इरमिंजर जलधारा। अब ये ध्रुवों की ओर जा रही है यानी कि ये गर्म जलधारा है, इसका नाम है इरमिंजर जलधारा। फिर एक जलधारा नीचे आती है यहाँ अफ्रीका की तरफ जिसका नाम है कनारी जलधारा। अब ये भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है यानी कि ये है ठंडी जलधारा। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटेन के पास यहाँ पर एक जलधारा है जिसका नाम है रेनिन जलधारा। तो आप लोगों ने 5 जलधाराओं को याद कर लिया है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है? तो ये डिसीजन लिया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक की पॉइंट है, यदि आप हाईलाइट करें तो यहाँ पर 2 टर्म है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें कि विभिन्न जीनों और प्रजातियों के जानवर शामिल है जिनका संरक्षण किया जाता है। अब यदि हम बात करें नेशनल पार्क की, तो ये विशेष रूप से वन्य जीवों के लिए नामित है, जहाँ पर वन्य जीव स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। अब यदि आप दोनों को कंपेयर करें, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को यदि आप कंपेयर करें, तो जो नेशनल पार्क है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में ज़्यादा संरक्षित होते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है, तो ये है टोटल 543, यानी कि 543, जबकि नेशनल पार्क ये हैं 104। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें असम की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट किया गया है नेशनल पार्क में। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कि अभी हाल ही में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लेड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। लर्निंग ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इस पोर्टल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए 10,000 से अधिक स्टडी मटेरियल और स्टडी सिलेबस अवेलेबल होगा, और इसका नाम है लेड ई लर्निंग पोर्टल। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और देखिए, दिल्ली में ही भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 2018 में किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो मैंने आप लोग बताया था कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप किया है? तो ये भी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की के रिसर्चर के द्वारा। और इस डिसइंफेक्शन बॉक्स यानी कि कीटाणु शोधन बॉक्स का यूज़ पर्सनल सामान, कपड़े, पीपीई किट और कोविड-19 से रिलेटेड अदर हेल्थ इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पब्लिक प्लेस हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल और मॉल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और इस बॉक्स में हाईली रिफ्रैक्टिव ज्योमेट्री पर मेटल की एक परत चढ़ाई गई है, जो कि पर्सनल चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने में मदद करेगा। और इसे डेवलप किया है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है आईआईटी रुड़की की। तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो इसी आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कुछ समय पहले ही कम लागत वाला एक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया था, जिसका नाम है प्राणवायु वेंटिलेटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी आईआईटीज़ को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो मैंने आप लोग बताया था आईआईटी कानपुर के बारे में, जिसने कुछ समय पहले ही टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है। यदि बात की जाए आईआईटी मद्रास की, तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, साथ ही भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर, ये दोनों ही डेवलप की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। और लॉकडाउन के दौरान जो आईआईटी गांधीनगर है, इसके द्वारा प्रोजेक्ट आइजैक की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने किस वर्ष तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य ये रखा गया है 2030 तक इंडियन रेलवे के द्वारा। तो देखिए, इसके तहत इंडियन रेलवे की वो ज़मीन जो कि काफ़ी समय से खाली पड़ी है, उस पर सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। और यहाँ पर टारगेट की बात की ही जा रही है, तो इसी से आप को रिलेट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने घोषणा की थी कि 2024 तक जो इंडियन रेलवे है, इसका 100% विद्युतीकरण यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सकेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि रेलवे ये किस सूची का विषय है? पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए, जो भारतीय रेलवे है ये है संघ सूची का विषय। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रखा है रिवीजन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव ये बन गई है विनी महाजन। जो विनी महाजन है,
ये 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने स्थान लिया है करण अवतार सिंह का। और देखिए जो विनी महाजन है ये 1995 में पंजाब में DC बनने वाली पहली महिला ऑफिसर भी थी और अब ये बन गई हैं पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। पंजाब की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। जो पंजाब है इसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर हम पहली महिला की बात कर ही रहे हैं तो कुछ समय पहले ही जो R श्रीरेखा है ये बनाई गई हैं केरल की पहली महिला DGP। इसी क्रम में जो नुपुर कुलश्रेष्ठ हैं ये इंडियन कोस्टल गार्ड की पहली महिला DIG बनी हैं। बात की जाए यदि प्रांजल पाटिल की तो मैंने आप लोग बताया था जो प्रांजल पाटिल हैं ये भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS है जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है केरल के तिरुअनंतपुरम में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये जीता है वॉल्टरी बोट्टास ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। मैं पर डे कहती हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।